नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं, इनको आपको सही ढंग से देखना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और पढ़ना है। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया एवं समीकरण की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करके करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, ZnH2SO4 की क्रिया करवाने पर हमें ZnSO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। Zn को हम बोलते हैं जिंक, H2SO4 को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, और इनसे जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उनको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट प्लस H2। अभिकारक क्या होती है? अभिकारक ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, वे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnH2SO4 यह एक अभिकारक है। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं वे उत्पाद कहलाते हैं। जैसे ZnH2SO4, इनकी अभिक्रिया करवाने पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है ZnSO4 प्लस H2, इसको हम उत्पाद बोलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 3Fe प्लस 4H2O, इनकी क्रिया कराने पर Fe3O4 प्लस H2O प्राप्त हुआ है। दूसरा उदाहरण है H2O प्लस O2, इनकी क्रिया करवाने पर हमें 2H2O प्राप्त हुआ है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण के उदाहरण है। इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है। जैसे इधर 3Fe है तो इधर भी Fe3 ही है। यहाँ पे H है वो 4 है तो इधर भी H4 है। इसमें O की संख्या 4 है तो उत्पाद की तरफ भी O की संख्या 4 है। इस प्रकार से ये एक संतुलित समीकरण है जिसमें परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान है। जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है वो संतुलित समीकरण कहलाती है। आगे हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाओं के 9 प्रकार हैं मुख्य रूप से। पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम संयुग्मन अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब पेपर के अंदर योगात्मक अभिक्रिया नाम छप कर आए तो भी आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है, और संयुग्मन अभिक्रिया छप जाए तब भी आपको संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बतानी है, क्योंकि तीनों एक ही रूप है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवी है विस्थापन अभिक्रिया। छठी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवीं है
उपचयन अभिक्रिया, और उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 8वीं है अपचयन अभिक्रिया। 9वीं है रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब हम विस्तार से बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहती है। उदाहरण की बात करेंगे, कोयले का दहन। कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे अभिकारक है C+O2, ये दो अभिकारक है और दोनों अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बना रहा है CO2, C+O2। इनकी अभिक्रिया कराने पर हमें उत्पाद है वो एकल प्राप्त होता है, यानी इसके बीच में कोई प्लस का निशान नहीं है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी है जल का निर्माण। जल का निर्माण अभिक्रिया है, वो भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे हम बात करेंगे, जल के अंदर दो अणु होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का भी दो, ये दोनों अणुओं को अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है H2O। इसके अंदर H से पहले भी दो दिया गया है और उत्पाद की तरफ भी H से पहले दो दिया गया है, यानी इसमें परमाणुओं की संख्या है वो समान बनाई गई है, यानी एक संतुलित समीकरण बनाई गई है। इस कारण से इनको 2 से गुणा किया गया है। गंधक का दहन H+O2, गंधक का दहन भी एक संयोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया है। CaO को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसमें H2O यानी जल मिलाने पर हमें CaOH की होल ट्वाइस प्राप्त होता है, यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। आगे की जो अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें, फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट का वियोजन करते हैं तो इसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया CaCO3, यानी CaCO3 को संगमरमर बोलते हैं। हमारे सामान्य बोलचाल भाषा में इसको मार्बल बोलते हैं। CaCO3 का वियोजन करते हैं तो इससे प्राप्त जो उत्पाद है वो बनता है CaO प्लस CO2। तीसरा उदाहरण है सिल्वर ब्रोमाइड, भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे 2AgBr, इसका वियोजन होगा तो 2Ag प्लस Br2 प्राप्त होगा। और याद रखिए, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। यानी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो समीकरण लिखिए। तो आपको वो समीकरण या उदाहरण लिखना है। 2AgBr, तीर का निशान 2Ag प्लस Br2। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा
ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन होना भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे CH4 प्लस 2O2 इनकी क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे श्वसन, यानी जो हम श्वास लेते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उसमें अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और भोजन है वो पाचन क्रिया के साथ खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम श्वसन अभिक्रिया है। इसका उदाहरण है C6H12O6 प्लस 6CO2, तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण है जो शाक सब्जियां का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे की अभिक्रिया की हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहती है। उदाहरण है H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा। इसे हमें प्राप्त होता है 2HI। दूसरा उदाहरण है N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा। इसे हमें प्राप्त होता है 2NO। आगे की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में Zn प्लस CuSO4 जिंक के साथ कॉपर की अभिक्रिया कराने पर हमें ZnSO4 प्लस Cu जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे Zn के साथ सल्फेट जुड़ा है और कॉपर अलग हो गया, यानी SO4 ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जुड़ गया, यानी Cu से हट करके SO4 Zn के साथ में जुड़ गया है। दूसरा है Fe प्लस CuSO4। यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu यानी इसमें भी कॉपर से सल्फेट हट करके Fe के साथ में जुड़ा है। यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें BaSO4 2NaCl यानी Ba के साथ से Cl हट करके Na के साथ में जुड़ा है और Na2 से SO4 हट करके Ba के साथ में जुड़ा है। तो इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगली अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहती है। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2 यानी 2Mg के साथ में ऑक्सीजन का योग हुआ है, वृद्धि हुई है, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण है Cu प्लस O2, यहाँ पे Cu के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये भी एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन अभिक्रिया के एकदम विपरीत परिभाषा है। अपचयन अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है CuO प्लस H2 यानी Cu प्लस H2O। रेडॉक्स अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के लिए CuO प्लस H2 हमें प्राप्त हुआ है Cu प्लस H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा है, और कॉपर के साथ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है। तो इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया है वो साथ साथ में हो रही है, तो इससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। संसारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आदर आदि के संपर्क में आती है तब ये संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी को अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आने पर चांदी के ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है, ये एक संसारण का उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। तांबे को बाहरी वातावरण में रखने पर अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर तांबे के ऊपर एक हरे कलर की परत चढ़ती है, तो तांबा भी एक संसारण अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना। लोहा भी अम्ल एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर के लोहे पे भी जंग लगता है, तो लोहा भी एक संसारण का उदाहरण है। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? तेल एवं वसा में उपचेत हो जाने, तेल एवं वसा के उपचेत हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यानी हमारे घर पर खाने की सामग्री होती है जो लंबे समय बाद उनकी गंध एवं स्वाद है वो एकदम से बदल जाता है, और इनको बचाकर रखने के लिए इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी घर के अंदर खाने पीने की जो सामग्री है उनको इस विधि के द्वारा कुछ समय के लिए विकृत गंधी होने से बचाया जा सकता है। इसका उदाहरण है आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचेत होने से बचाया जा सकता है। जैसे आलू की चिप्स की जो थैली होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो।
ये विज्ञान के कक्षा 10 प्रथम अध्याय के कुछ नोट्स है। आपको इनको पुनः दोबारा सही तरीके से पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नोट्स है। इस नोट्स में से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने के अधिक संभावना रहेगी। आशा करूँगा आप सही तरीके से इनको पढ़ने और समझने का प्रयास करें।